तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 3 के बारे में। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमें कई मूवीज़ देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन हमें इसके तीसरे पार्ट का इंतज़ार है। दोस्तों इससे पहले जो डॉक्टर स्ट्रेंज की आखिरी मूवी देखने को मिली थी वो 2 मई 2022 को देखने को मिली थी, और साथ ही साथ 6 मई 2022 को इसे इंडिया में भी रिलीज़ कर दिया गया था। बाकी अब अगली मूवी जो हमें देखने को मिलने वाली है वो अगले साल देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी एक तरह से मूवी की सारी कुछ अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, जैसे प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग अपडेट, सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार है। मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित यह डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 की अगली कड़ी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में 28वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन सैम रेमी ने किया था, जिसे माइकल वाल्ड्रॉन ने लिखा था, और इसमें स्टीफन स्ट्रेंज के रूप में बेनेडिक्ट कम्बरबैच, एलिजाबेथ ओल्सेन, चिवेटेल एजियोफोर, बेनेडिक्ट वोंग, जोचिटल गोमेज, माइकल स्टोहलबर्ग और राचेल मैकएडम्स हैं। फिल्म में स्टीफन स्ट्रेंज को अमेरिका चावेज गोमेज नामक एक किशोर की रक्षा करनी है, जो विविध देशों की यात्रा करने में सक्षम है, वांडा मैक्सिमॉफ ओलसेन से। डॉक्टर स्ट्रेंज के निर्देशक और सहलेखक स्कॉट डेरिक्सन की अक्टूबर 2016 तक सीक्वल की योजना थी। उन्होंने दिसंबर 2018 में निर्देशक के रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए, जब कम्बरबैच की वापसी की पुष्टि हुई। फिल्म के शीर्षक की घोषणा जुलाई 2019 में ओलसेन की भागीदारी के साथ की गई थी, जबकि अक्टूबर में फिल्म लिखने के लिए जेड एली बार्टलेट को काम पर रखा गया था। रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए डेरिक्सन ने जनवरी 2020 में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। वाल्ड्रॉन और राइमी अगले महीने शामिल हो गए और हॉरर शैली के तत्वों को जोड़कर फिर से शुरुआत की, जिसके साथ राइमी ने पहले काम किया था और वांडा को फिल्म का खलनायक बना दिया, जिससे डिज्नी प्लस मिनी सीरीज वांडाविजन 2021 से उसकी कहानी जारी रही। फिल्मांकन नवंबर 2020 में लंदन में शुरू हुआ, लेकिन जनवरी 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया। मार्च 2021 तक उत्पादन फिर से शुरू हुआ और अप्रैल के मध्य में समरसेट में समाप्त हुआ। शूटिंग सरे और लॉस एंजिल्स में भी हुई। $294.5 मिलियन के उत्पादन बजट के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्रीमियर 2 मई 2022 को हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ और MCU के चरण 4 के हिस्से के रूप में 6 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $955.8 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 2022 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक अमेरिका चावेज और स्टीफन स्ट्रेंज के एक संस्करण का ब्रह्मांड के बीच अंतरिक्ष में एक राक्षस द्वारा पीछा किया जाता है, जब वे विशंति की पुस्तक की खोज करते हैं। स्ट्रेंज मारा जाता है और चावेज गलती से एक पोर्टल बनाता है, जो खुद को और स्ट्रेंज की लाश को पृथ्वी -616 पर ले जाता है, जहां स्टीफन स्ट्रेंज का ब्रह्मांड संस्करण वोंग सर्वोच्च जादूगर की मदद से चावेज को एक अन्य राक्षस से बचाता है। चावेज बताते हैं कि प्राणी उसका शिकार कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स में यात्रा करने की शक्ति है। राक्षस पर चल रहे जादूटोने को पहचानते हुए स्ट्रेंज वांडा मैक्सिमॉफ से सलाह लेता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह हमलों के लिए जिम्मेदार है। डार्कहोल्ड को प्राप्त करने और स्कारलेट विच बनने के बाद वांडा का मानना है कि चावेज की शक्तियों को लेने और मल्टीवर्स के माध्यम से यात्रा करने से उसे बिली और टॉमी के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति मिलेगी, जो बच्चे उसने वेस्टव्यू में अपने समय के दौरान पैदा किए थे। जब स्ट्रेंज ने चावेज को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, तो वांडा ने कमरताज पर हमला किया और कई जादूगरों को मार डाला। चावेज गलती से खुद को और स्ट्रेंज को पृथ्वी 838 पर ले जाती है। वांडा ड्रीम वॉक के लिए डार्कहोल्ड का उपयोग करती है, अपने अर्थ 838 समकक्ष का नियंत्रण लेती है, जो अपने बिली और टॉमी के साथ उपनगरीय जीवन जीता है। एक जीवित जादूगरनी द्वारा डार्कहोल्ड को नष्ट करने और ड्रीम वॉक को तोड़ने के लिए खुद को बलिदान करने के बाद क्रोधित वांडा वोंग को ड्रीम वॉक को फिर से स्थापित करने के लिए उसे डार्कहोल्ड की शक्ति के स्रोत माउंट वुंडागोर तक ले जाने के लिए मजबूर करती है। मदद की तलाश करते समय
स्ट्रेंज और चावेज को अर्थ 838 के जादूगर सुप्रीम कार्ल मोर्डो द्वारा पकड़ लिया जाता है और इल्यूमिनाती के सामने लाया जाता है, एक समूह जिसमें मोर्डो, पैगी कार्टर, ब्लैकर बोल्टगन, मारिया राम्ब्यू, रीड रिचर्ड्स और चार्ल्स जेवियर शामिल हैं। वे बताते हैं कि थानोस को हराने के प्रयास में अपने ब्रह्मांड के डार्कहोल्ड के लापरवाह उपयोग के माध्यम से अर्थ -838 के स्ट्रेंज ने ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली घुसपैठ शुरू कर दी। थानोस को हराने के बाद इल्यूमिनाटी ने उसे और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए अपने स्ट्रेंज को मार डाला। मोर्डो का मानना है कि अर्थ 616 का स्ट्रेंज भी उतना ही खतरनाक है, लेकिन वांडा माउंट वुंडागोर में अपने ड्रीम वॉक को फिर से स्थापित करती है और इल्यूमिनाटी के निर्णय पारित करने से पहले अपने अर्थ 838 समकक्ष के शरीर में पहुंचती है। वह मोर्डो को छोड़कर सभी इल्यूमिनाटी को बेरहमी से मार देती है, जिसे स्ट्रेंज ने चावेज के साथ भागने से पहले अपने वश में कर लिया था। स्ट्रेंज की पूर्व मंगेतर क्रिस्टीन पामर, जो इल्यूमिनाटी के साथ काम करने वाली वैज्ञानिक है, के अर्थ 838 संस्करण की मदद से दोनों भाग निकले। स्ट्रेंज, चावेज और पामर विष्णुती की पुस्तक को खोजने के लिए ब्रह्मांड के बीच की जगह में प्रवेश करते हैं, जो डार्कहोल्ड का विरोधी है, लेकिन वांडा प्रकट होता है और इसे नष्ट कर देता है। फिर वह चावेज के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके स्ट्रेंज और पामर को आक्रमणनष्ट ब्रह्मांड में भेजती है। स्ट्रेंज नष्ट हो चुके ब्रह्मांड के स्ट्रेंज को हरा देता है, जिसे उसके डार्कहोल्ड ने भ्रष्ट कर दिया है, और फिर उस डार्कहोल्ड का उपयोग पृथ्वी 616 पर अपने मृत समकक्ष के शरीर में ड्रीम वॉक करने के लिए करता है। वोंग की मदद से स्ट्रेंज चावेज को वांडा से बचाता है और चावेज को उसकी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चावेज वांडा को पृथ्वी 838 पर ले जाता है, जहां वह बिली और टॉमी को अपनी असली मां के लिए रोते हुए डरते हुए उसे पीछे हटते हुए देखती है। अपनी गलतियों को महसूस करते हुए वांडा झुक जाती है और माउंट वुंडागोर को नीचे लाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, साथ ही मल्टीवर्स में डार्कहोल्ड की सभी प्रतियों को नष्ट कर देती है और इस प्रक्रिया में खुद को बलिदान कर देती है। चावेज स्ट्रेंज और पामर को उनके संबंधित ब्रह्मांड में लौटा देते हैं। कुछ समय बाद कमरताज की मरम्मत चल रही है और चावेज के साथ मिलकर जीवित जादूगर प्रशिक्षण जारी रखते हैं। डार्कहोल्ड का उपयोग करने और एक लाश में सपने देखने के परिणामस्वरूप स्ट्रेंज ने तीसरी आंख विकसित की है। एक मध्यक्रेडिट दृश्य में स्ट्रेंज के पास एक जादूगरनी डी आती है, जो चेतावनी देती है कि उसके कार्यों ने एक घुसपैठ शुरू कर दी है, जिसे सुधारने में उसे मदद करनी होगी। स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में उसका पीछा करता है। कास्ट करें। कम्बरबैच और ओलसेन ने 2019 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में फिल्म की घोषणा की। स्टीफन स्ट्रेंज के रूप में बेनेडिक्ट कम्बरबैच, एक न्यूरोसर्जन जो एक करियर समाप्त होने वाली कार दुर्घटना के बाद मिस्टिक आर्ट्स में मास्टर बन गया। 9-10 लेखक माइकल वाल्ड्रॉन ने कहा कि फिल्म में स्ट्रेंज अपनी शक्तियों के चरम पर था। 11 और चरित्र की तुलना इंडियाना जोन्स से एक नायक के रूप में की जो मुक्का मार सकता है, लेकिन बुद्धि के साथ शेफ एंथोनी बॉर्डेन। 12 उन्होंने स्ट्रेंज को एक महान साहसिक नायक के रूप में देखा जिसे आप किक एस देखना पसंद करते हैं। 13 निर्देशक सैम रेमी ने बताया कि स्ट्रेंज ने फिल्म की शुरुआत इस विश्वास के साथ की है कि सभी निर्णय उसे ही लेने चाहिए और उसे थोड़ा सा जाने देना और दूसरों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। 14 कम्बरबैच ने चरित्र के 3 वैकल्पिक संस्करणों को भी चित्रित किया है। 15-16 अर्थ 617 संस्करण जो फिल्म की शुरुआत में मर जाता है और मैट फ्रैक्शन की 2011 डिफेंडर्स कॉमिक बुक श्रृंखला से प्रेरित पोशाक पहनता है। 17-18 पृथ्वी के पूर्व जादूगर सर्वोच्च -838 जिन्होंने इल्यूमिनाती की स्थापना की और एक संस्करण जिसे डार्कहोल्ड द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है। 17 वांडा मैक्सिमॉफ बटा स्कारलेट विच के रूप में एलिजाबेथ ओल्सेन, एक पूर्व बदला लेने वाला दुष्ट व्यक्ति जो अराजक जादू का उपयोग कर सकता है, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस में संलग्न हो सकता है और वास्तविकता को बदल सकता है। 19-20 फिल्म वांडा के उसे अद्वितीय बनाने वाली चीजों का स्वामित्व और उसके जीवन के अनुभव की जवाबदेही को जारी रखती है, जो वांडाविजन 2021 श्रृंखला में शुरू हुई थी। 21 जिसमें एक उच्चारण का उपयोग शामिल है जो उसकी सोकोवियन विरासत के लिए अधिक सच है। पिछली कुछ एमसीयू परियोजनाओं में उन्हें अधिक अमेरिकी उच्चारण का उपयोग करते देखा गया था। 7
ओलसेन यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि फिल्म में वांडा की भूमिका श्रृंखला की घटनाओं का सम्मान करे। 22 उन्होंने फिल्म में कुछ समायोजन का अनुरोध किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वांडाविजन के क्षणों को दोहराने के बजाय चरित्र को विकसित करे। 23 उन्हें लगा कि फिल्म के चित्रण ने उस किरदार के लिए एक नया आत्मविश्वास दिखाया जो वास्तव में सशक्त था, और कहा कि ऐसे किरदार निभाना ठीक है जिनसे लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं। 24 ओलसेन ने चरित्र के अर्थ 838 समकक्ष को भी चित्रित किया है। 26 कार्ल मोर्डो के रूप में चिवेटेल इजियोफोर, पृथ्वी के सर्वोच्च जादूगर 838 और इल्यूमिनाटी के सदस्य। 27 वह पहली फिल्म में देखे गए मोर्डो का एक वैकल्पिक संस्करण है जिसने उसे भविष्य के प्रतिपक्षी के रूप में स्थापित किया। वह संस्करण अगली कड़ी में दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह कहानी में फिट नहीं बैठता है। वाल्ड्रॉन ने बताया कि उनका ध्यान चरित्र के अर्थ 838 संस्करण पर केंद्रित था और उन्हें लगा कि अदर डे के लिए अर्थ 616 संस्करण को छोड़ना अधिक रोमांचक था। 28 स्क्रिप्ट के प्रारंभिक संस्करण में शुरुआती अनुक्रम में मोर्डो का अर्थ 616 संस्करण शामिल था जिसमें उसे वांडा द्वारा मार दिया गया होगा। 29 वोंग के रूप में बेनेडिक्ट वोंग, पृथ्वी का सर्वोच्च जादूगर 616 और स्ट्रेंज का गुरु और मित्र। 31 अभिनेता को यह सुनकर खुशी हुई कि उनका किरदार जादूगर सुप्रीम होगा और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ आमने सामने खड़ा होगा। 32 स्ट्रेंज के लिए तर्क की आवाज के रूप में काम करेगा जिसे अंततः नजरअंदाज करने के परिणाम भुगतने होंगे। वोंग की सलाह। 33 अभिनेता के पास इस फिल्म में अधिक एक्शन दृश्य थे और उन्होंने पूर्व रग्बी लीग खिलाड़ी शैनन हेगार्टी के साथ प्रशिक्षण लेकर तैयारी की थी। 32 अमेरिका चावेज के रूप में जोचिटल गोमेज, एक किशोर जो खुले दरवाजों पर मुक्का मारकर आयामों के बीच यात्रा करने की क्षमता रखता है। 35 वह एक अन्य ब्रह्मांड से उत्पन्न हुई है जिसे यूटोपियन पैरेलल के नाम से जाना जाता है। 36 गोमेज कॉमिक्स में दिखाई देने वाले चरित्र के युवा संस्करण को निभाने के बावजूद स्रोत सामग्री के प्रति वफादार रहना चाहती थीं। 35 और कहा कि फिल्म में उनकी यात्रा चरित्र के लंबे समय तक अकेले रहने से शुरू होती है। समय और अपनी विशिष्टता से दूर भागना। फिल्म के अंत तक चावेज को अपनी क्षमताओं को अपनाना होगा और दूसरों पर भरोसा करना सीखना होगा। 34 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर निर्णय लेने से पहले मार्वल स्टूडियो लंबे समय से चरित्र को पेश करने के लिए सही फिल्म की तलाश में था। 34 निकोडेमस वेस्ट के रूप में माइकल स्टोहलबर्ग, एक सर्जन और स्ट्रेंज के पूर्व सहयोगी। 36 स्टोहलबर्ग को अपने अर्थ 838 समकक्ष को भी चित्रित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण केवल एक दृश्य मूल संस्करण के रूप में फिल्माया जा सका। अर्थ 838 संस्करण इल्यूमिनाटी के लिए काम करता, जिसमें नायक को ऑफ स्क्रीन वांडा द्वारा मारे जाने के बाद लिफ्ट में उसका सिर मिलता, जैसा कि जुरासिक पार्क 1993 में सैमुअल एल जैक्सन के रे अर्नोल्ड की मौत के समान था। 28 क्रिस्टीन पामर के रूप में राचेल मैकएडम्स, एक आपातकालीन सर्जन जो स्ट्रेंज का सहकर्मी और प्रेमी था। 37 फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के अंत में स्ट्रेंज के न्यूयॉर्क सैंक्टम की रक्षा करने और पामर के साथ न रहने के फैसले की पड़ताल करती है, बावजूद इसके कि उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं और संभवतः उस फैसले पर पछतावा है। 38 पामर ने किसी और से शादी कर ली है यह फिल्म। 25 मैकएडम्स ने चरित्र के अर्थ 838 समकक्ष का भी चित्रण किया है, जो बैक्सटर फाउंडेशन का कर्मचारी है और उस वास्तविकता के स्ट्रेंज का पूर्व प्रेमी है। 25 मैकएडम्स ने चरित्र के इस संस्करण को मल्टीवर्सल विशेषज्ञ के रूप में वर्णित किया, जिसने उन्हें पहली फिल्म की तुलना में अधिक एक्शन दृश्य देने की अनुमति दी। 39-40 स्ट्रेंज के अर्थ 838 संस्करण के खराब हो जाने के कारण उसके पास चरित्र के मूल संस्करण की तुलना में बहुत अधिक बोझ है। 39 लेकिन अर्थ 616 स्ट्रेंज के साथ उसकी कहानी उसकी प्रेम कहानी को सुलझाने में मदद करती है, पामर के अपने संस्करण के साथ। 41 इल्यूमिनाटी ऑफ अर्थ 838 में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के रूप में पैट्रिक स्टीवर्ट भी शामिल हैं, जो उस चरित्र का एक अलग संस्करण प्रस्तुत करते हैं जो उन्होंने पहले 20वीं सेंचुरी फॉक्स की एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला में निभाया था, एनिमेटेड श्रृंखला व्हाट इफ में एक और संस्करण को आवाज देने के बाद हेले एटवेल पैगी कार्टर कैप्टन कार्टर के रूप में। 2021 मारिया राम्ब्यू बटा कैप्टन मार्वल के रूप में लशाना लिंच कैप्टन मार्वल। 2019
से उनके चरित्र का एक वैकल्पिक संस्करण ब्लैकगर बोल्टगॉन बटा ब्लैक बोल्ट के रूप में एंसन माउंट, मार्वल की एबीसी टेलीविजन श्रृंखला इनह्यूमन्स 2017 से उनकी भूमिका का एक वैकल्पिक संस्करण और फैंटास्टिक फोर के सदस्य रीड रिचर्ड्स के रूप में जॉन क्रॉसिंस्की। 27 जूलियन हिलियार्ड और जेट क्लाइन ने वांडा के बेटों बिली और टॉमी के अर्थ 838 संस्करणों को चित्रित किया है, जो वांडाविजन की अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं। 42 जबकि टोपो रेसनिविरो ने मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर हमीर के रूप में पहली फिल्म की अपनी भूमिका को दोहराया है। 44 फिल्म में सारा के रूप में शीला आतिम भी दिखाई दे रही हैं, जो रहस्यवादी कला में निपुण है। 45 और एडम ह्यूगिल रिंत्रा की आवाज के रूप में हैं, जो आरवाल का एक मिनोटोर जैसा प्राणी है, जो एक छात्र है। कमरताज 46 पृथ्वी पर दिखाई देने वाले अल्ट्रॉन ड्रोन 838 को रॉस मार्क्वांड ने आवाज दी है। मार्क्वांड ने पहले व्हाट इफ में अल्ट्रॉन के एक अलग संस्करण को आवाज दी थी। 47 जेम्स स्पैडर की जगह, जिन्होंने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में अर्थ 616 अल्ट्रॉन का किरदार निभाया था। 48 क्लिया नाम के पात्र को मध्य क्रेडिट दृश्य में पेश किया गया है, जिसे चार्लीज थेरॉन ने निभाया है। 8 और वाल्ड्रॉन पामर की शादी में अतिथि के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं। 49 ब्रूस कैंपबेल राइमी के साथ लगातार सहयोग करने वाले मुख्य फिल्म और पोस्ट क्रेडिट दोनों दृश्यों में पिज्जा पोपा नामक अर्थ 838 फूड स्टॉल के विक्रेता के रूप में दिखाई देते हैं। 50 राइमी के साथ लगातार सहयोग करने वाले स्कॉट स्पीगल ने शापित आत्माओं में से एक को आवाज दी है, जो स्ट्रेंज पर तब हमला करती है जब उसके पास एक लाश होती है। सहनिर्माता रिची पामर ने भी सोल्स ऑफ द डैम्ड में से एक को आवाज दी है। 51 उत्पादन विकास डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के सहलेखक सी रॉबर्ट कारगिल ने अप्रैल 2016 में कहा था कि मार्वल स्टूडियोज को फिल्म के लिए कुछ शुरुआती विचार उनसे मिले और निर्देशक स्कॉट डेरिक्सन ने कॉमिक बुक के चरित्र डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ी अजीब चीजों पर बहुत अधिक प्रकाश डाला। एक मूल कहानी में फीचर, लेकिन दोनों को संभावित भविष्य की फिल्मों के लिए उन्हें बनाए रखने के लिए कहा। 52 डेरिक्सन ने अक्टूबर में खुलासा किया कि उनके पास एक सीक्वल की योजना है, जिसमें उन्होंने चरित्र और उसके साथ आने वाली दृश्य संभावनाओं के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया है। डेरिक्सन ने कहा कि पहली फिल्म एक हिमशैल का टिप थी, इसमें बहुत प्रगति की जा सकती है। वह द डार्क नाइट 2008 के उदाहरण का अनुसरण करना चाहते थे और अगली कड़ी में एक खलनायक का परिचय देना चाहते थे जो उन्हें गहराई तक जाने और अधिक गहन अनुभव करने की अनुमति देगा। स्टार बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कम से कम एक और डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के लिए साइन किया था। 53 डेरिक्सन ने खलनायक नाइटमेयर को प्रदर्शित करने में रुचि व्यक्त की। 54 और पहली फिल्म में उनकी छोटी भूमिकाओं के बाद जोनाथन पैंगबोर्न और हामिर के पात्रों की खोज की। उन्होंने बताया कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंड गेम 2019 के सहनिर्देशक जो रूसो के साथ उनके करीबी रिश्तों के कारण एवेंजर्स फिल्में स्ट्रेंज का उपयोग कैसे कर रही हैं, इस बारे में उन्हें पता में रखा गया। मार्वल स्टूडियो के अध्यक्ष केविन फीगे। 55 डॉक्टर स्ट्रेंज के सहलेखक जॉन स्पैहर्ट्स ने क्लिया के किरदार को अगली कड़ी में देखने में रुचि व्यक्त की। 56 अप्रैल 2017 में डेरिक्सन के टेलीविजन श्रृंखला लॉक एंड की के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद काम शुरू करते हुए एक सीक्वल के लिए लौटने की सूचना मिली थी। 57 दिसंबर 2018 तक डेरिक्सन ने अगली कड़ी को निर्देशित करने के लिए चुपचाप एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया था, जिसमें कम्बरबैच, बेनेडिक्ट वोंग और राचेल मैकएडम्स ने डॉ. स्टीफन स्ट्रेंज, वोंग और क्रिस्टीन पामर की अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। मार्वल एक लेखक की तलाश शुरू कर रहा था। 9/58 हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि स्क्रिप्ट 2020 की शुरुआत में योजनाबद्ध फिल्मांकन शुरू करने और मई 2021 में संभावित रिलीज के लिए 2019 में लिखी जाएगी। 9 फीगे और डेरिक्सन जुलाई 2019 में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में आधिकारिक तौर पर सीक्वल की घोषणा की गई, जिसमें शीर्षक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का खुलासा किया गया और 7 मई 2021 की रिलीज की तारीख की पुष्टि की गई। 19 डेरिक्सन चाहते थे कि सीक्वल पहला डरावना मार्वल हो। सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) फिल्म और पहली किस्त की तुलना में कॉमिक पुस्तकों से अधिक गॉथिक और डरावने तत्वों का पता लगाएं। 1959 सहनिर्माता रिची पामर ने बताया कि फिल्म प्रत्येक परिभाषा का पता लगाने के लिए मल्टीवर्स का उपयोग करेगी।
पागलपन शब्द का और यह विचार कि सबसे डरावने राक्षस वे हैं जो हमारे भीतर रहते हैं। 60 फीगे ने खुलासा किया कि डिज्नी प्लस श्रृंखला वांडाविजन 2021 सीधे फिल्म की स्थापना करेगी जिसमें एलिजाबेथ ओल्सेन श्रृंखला से वांडा मैक्सिमॉफ बटा स्कारलेट विच की अपनी भूमिका को दोहराएंगी। 1961 इसके अतिरिक्त मल्टीवर्स की अवधारणा को लोकी 2021 के पहले सीजन में एमसीयू में पेश किया गया था। 62 और फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 में आगे की खोज की गई जो है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले सेट और कम्बरबैच को स्ट्रेंज के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए देखता है। 63 लोकी के पहले सीजन के समापन के रिलीज होने के बाद टॉम हिडलेस्टन को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लोकी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की सूचना मिली थी। 64 लेकिन अंततः दिखाई नहीं दिए। 65 जेड हेली बार्टलेट एक उभरती हुई पटकथा लेखिका को अक्टूबर 2019 में सीक्वल की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 66 बार्लेट ने कहा कि उन्होंने डेरिक्सन, फीगे और मार्वल स्टूडियो के अन्य अधिकारियों लुई डी एस्पोसिटो के साथ फिल्म विकसित की थी। एरिक हॉसरमैन, कैरोल और पामर ने लगभग 1 साल तक इस प्रक्रिया को मजेदार और रोमांचक महसूस किया और कॉमिक पुस्तकों के रचनात्मक टीम के विद्वानों को बुलाया। उन्हें अपने लेखन में सहायता के लिए संदर्भ के लिए मुद्रित प्रत्येक डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक बुक की एक बाइंडर प्रदान की गई थी। 67 दिसंबर में फीगे ने मल्टीवर्स को एमसीयू के विकास में अगला कदम बताया और कहा कि यह फिल्म इस तरह से इसे पूरी तरह से खोल देगी जिसका डिज्नी प्लस श्रृंखला और अगली फिल्मों पर प्रभाव पड़ेगा। मार्वल स्टूडियोज का चरण 4 स्लेट 68 बाद में महीने में उन्होंने स्पष्ट किया कि सीक्वल एक डरावनी फिल्म नहीं होगी जैसा कि कुछ रिपोर्टों ने कॉमिक-कॉन घोषणा के बाद इसका वर्णन किया था, लेकिन यह डरावने दृश्यों वाली एक बड़ी एमसीयू फिल्म होगी। फीगे ने इन दृश्यों की तुलना फिल्मों रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क 1981, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984, ग्रेमलिन्स 1984 और पोल्टरजिस्ट 1982 से की और कहा कि डेरिक्सन वैध रूप से डरावना होने में अच्छे थे। उनकी पृष्ठभूमि डरावनी फिल्में बनाने की है। फीगे ने यह भी खुलासा किया कि फिल्म एमसीयू में कई आश्चर्यजनक नए पात्रों को पेश करेगी जिसमें एक चरित्र भी शामिल है जिसे मार्वल स्टूडियो कुछ समय से एमसीयू फिल्म में उपयोग करने का तरीका ढूंढ रहा था। 69 बाद में पता चला कि यह अमेरिका चावेज था जिसे शामिल किया गया था क्योंकि उसकी शक्तियां मल्टीवर्स से संबंधित थीं। 34 चावेज के सहनिर्माता जो केसी को फिल्म में चरित्र की उपस्थिति के लिए भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने मार्वल कॉमिक्स के मुआवजे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था जिसे उन्होंने थोड़ा सा बताया था। 7 प्री प्रोडक्शन जनवरी 2020 में मार्वल स्टूडियोज और डेरिक्सन ने घोषणा की कि वह रचनात्मक मतभेदों के कारण अब फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। अलग अलग बयानों में उन दोनों ने कहा कि वे अब तक के उनके सहयोग के लिए आभारी हैं और डेरिक्सन फिल्म के कार्यकारी निर्माता बने रहेंगे। 71 इससे फिल्मांकन में देरी होने की उम्मीद नहीं थी जिसे मई 2020 के लिए निर्धारित किया गया था। 71 कारगिल ने बताया कि उन्होंने और डेरिक्सन ने एक ऐसी कहानी की कल्पना की थी जो मार्वल की इच्छा से अलग दिशा में जाती थी। 73 और यह जोड़ी अभी तक पटकथा का मसौदा नहीं लिखा था इसलिए अंतिम फिल्म उनके काम से व्युत्पन्न नहीं होगी। 74 डेरिक्सन ने कहा कि फिल्म छोड़ना एक कठिन निर्णय था लेकिन वह ऐसी फिल्म पर समझौता नहीं करना चाहते थे जो उनके बनाने की इच्छा से अलग हो। छोड़ने का उनका विकल्प इस तथ्य से आसान हो गया कि वह तुरंत द ब्लैक फोन 2022 पर काम शुरू करने में सक्षम हो गए, एक और फिल्म जिसे वह बनाना चाहते थे। 73 निर्देशक परिवर्तन के संबंध में कम्बरबैच से सलाह नहीं ली गई और उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में सुनकर दुख हुआ लेकिन वह इस फैसले का सम्मान करते हैं और जिस तरह से इसे संभाला गया उसका सम्मान करते हैं। 75 कुछ रिपोर्टों में सुझाव दिया गया कि डेरिक्सन ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि वह A24 की फिल्मों द विच 2015 या हेरेडिटरी 2018 और मार्वल स्टूडियोज की तरह एक बिना किसी रोकटोक वाली अजीब भद्दी डरावनी फिल्म बनाना चाहते थे। उस दिशा में नहीं जाना चाहते थे लेकिन फीगे ने इससे इनकार किया और कहा कि स्टूडियो को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उनका इरादा डेरिक्सन के जाने के बाद भी एमसीयू के बहुत डरावने पक्ष में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना था। 76 और वे मल्टीवर्स के दिमाग को झुका देने वाले भयावह पक्ष का पता लगाना चाहते थे। 77 प्री प्रोडक्शन के दौरान सैम राइमी ने निर्देशक का पद संभाला।
फरवरी की शुरुआत में सैम राइमी ने निदेशक का पद संभालने के लिए बातचीत शुरू की। 31 उस समय चिवेटेल एजियोफोर से कार्ल मोर्डो के रूप में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की उम्मीद की गई थी। मैकएडम्स के अब दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी। 31 और माइकल वाल्ड्रॉन को लोकी के मुख्य लेखक के रूप में काम करने के बाद फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था। पहला सीजन 78 79 राइमी ने कुछ सप्ताह बाद फिल्म का निर्देशन करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 12 स्पाइडरमैन 3 2007 को मिलीजुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बाद वह एक और मार्वल सुपरहीरो फिल्म का निर्देशन करने के लिए अनिच्छुक थे। 80 उन्हें लगा कि उन्हें उस शैली से एक ब्रेक की जरूरत है। 81 लेकिन उन्होंने यह काम स्वीकार कर लिया क्योंकि फिल्म को तुरंत निर्माण में लाने की चुनौती थी और क्योंकि वह डॉक्टर स्ट्रेंज चरित्र और पहली फिल्म में डेरिक्सन के काम के प्रशंसक थे। 80 81 रैमी उत्सुक थे कि उनकी पिछली फिल्म ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 2013 के बाद से बड़े बजट की फिल्में बनाने में कितना बदलाव आया है और उन्हें फिल्म के लिए मौजूदा एमसीयू की कहानियों और पात्रों से भी परिचित होना पड़ा। 81 वाल्ड्रॉन के पास डायरेक्शन और बार्टलेट द्वारा किए गए काम के आधार पर एक नई स्क्रिप्ट का मसौदा लिखने के लिए 3 सप्ताह का समय था। उन्होंने कहा कि यह लगभग असंभव था। 82 और राइमी को मई 2020 की उत्पादन शुरुआत की तारीख को पूरा करने की कोशिश में बहुत जल्दबाजी और घबराहट महसूस हुई। 83 उन पहले 3 हफ्तों के दौरान कोविड-19 महामारी ने फिल्म निर्माण को प्रभावित करना शुरू कर दिया। 82 और प्री प्रोडक्शन दूर से होने लगा। 84 फिल्मांकन शुरू में मई 2020 में शुरू होने की राह पर था। 72 जब तक महामारी के कारण डिज्नी ने अपने चरण 4 की अधिकांश फिल्मों को स्थानांतरित नहीं कर दिया, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की रिलीज की तारीख 5 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी। 85 राइमी को इस देरी से राहत मिली। 83 जिससे उन्हें और वाल्ड्रॉन को उचित समय में नए सिरे से स्क्रिप्ट लिखना शुरू करने और अपनी फिल्म बनाने का मौका मिला। 82 86 बार्टलेट ने COVID-19 महामारी से पहले एक मसौदा लिखा था और कहा था कि राइमी और वाल्ड्रॉन का संस्करण डायरेक्सन के साथ विकसित किए गए संस्करण से अलग था। 67 वाल्ड्रॉन ने निर्देशक की स्पाइडरमैन फिल्में 2002 से 2007 देखीं ताकि वह राइमी की खूबियों को पहचान सकें और उनके बारे में लिख सकें। 87 उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को राइमी की बड़ी सुपरहीरो फिल्मों में वापसी के रूप में वर्णित किया और कहा कि इसमें सैम राइमी की फिल्म का हर पहलू होगा। 88 जिसमें थोड़ा डरावना निर्देशन भी शामिल है, जिसके बारे में उन्हें लगा कि रैमी का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है। 86 88 पामर ने कहा कि लोकी में मल्टीवर्स को पेश करने वाले वाल्ड्रॉन के काम ने मार्वल स्टूडियो को दर्शकों के लिए उन विचारों को फिर से समझाए बिना एक अच्छी कहानी बताने में कूदने की अनुमति दी और बहुत सारा दिल लाने में मदद की। विज्ञान कल्पना अवधारणाएं 89 वाल्ड्रॉन ने रिक और मोर्टी श्रृंखला लिखने के अपने अनुभव का भी उपयोग किया, जिससे उन्हें इन बड़ी विज्ञान कल्पना अवधारणाओं को उन तरीकों से पेश करने में मदद मिली जो दर्शकों के लिए सुपाच्य, स्वादिष्ट और उबाऊ विवरणों में फंसे बिना थे। 90 वाल्ड्रॉन ने केवल फिल्म के हिस्से का विस्तार करने के बजाय मल्टीवर्स को कहानी के भावनात्मक हृदय के रूप में देखा, जिसका उपयोग व्यक्तिगत तरीकों से किया जा सकता है, जैसे क्या होगा और पात्रों के वैकल्पिक संस्करणों को प्रतिबिंबित करने के लिए फिल्म के नायक और उनके वैकल्पिक संस्करणों के माध्यम से पात्रों के सही या गलत विकल्पों की खोज करना। वाल्ड्रॉन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार देखा और कहा कि स्ट्रेंज की मूल कहानी को समझने के लिए वह उस फिल्म के छात्र बने। उन्होंने यह भी देखा कि एमसीयू में उनकी अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से चरित्र कैसे विकसित हुआ। 91 और रैमी ने प्रशंसा की कि वाल्ड्रॉन की कल्पना और मार्वल इतिहास के ज्ञान ने स्क्रिप्ट में कैसे योगदान दिया। 83 रचनात्मक टीम ने एनिमेटेड श्रृंखला व्हाट इफ के शुरुआती निर्माण कार्य को देखा, यह जानने के लिए कि उस श्रृंखला में स्ट्रेंज को कैसे चित्रित किया गया था। 92 वाल्ड्रॉन ने वांडा को सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ बुलेट के रूप में वर्णित किया जो उनके पास थी। 93 और कहा कि उसका एमसीयू में खलनायक बनना तय था, जैसा कि उसने कॉमिक्स में किया था। खासकर वांडाविजन के अंत के बाद उसे पता चला कि परिवार उसने जो बनाया है वह असली नहीं है। फिर उसे डार्कहोल्ड मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चों का असली संस्करण वहां मौजूद है, और अगर आपके कान में शापित की किताब काफी देर तक फुसफुसाती रहती है तो आपके बच्चे बाहर आ जाते हैं वहां और आप उन्हें लेने जा सकते हैं।
हो सकता है कि यह आपको कुछ भयानक चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 82 यदि वह फिल्म के अंत में खलनायक बन जाती तो वह जानता था कि किसी अन्य प्रोजेक्ट में उसे खलनायक के रूप में इस्तेमाल करने का मजा मिलेगा। वह कांग द कॉन्करर जैसे एक अलग मल्टीवर्स संबंधित खलनायक को जोड़कर फिल्म को अत्यधिक भरवाम होने से बचाना चाहते थे। 93 और उन्हें लगा कि इससे वांडा का एक कमजोर संस्करण तैयार हो जाएगा जो नहीं होगा नायक और वह वास्तव में प्रतिपक्षी नहीं होगी। 82 ओलसेन को खलनायक की भूमिका निभाने में झिझक हो रही थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह सिर्फ एक समूह में होंगी, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वांडाविजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के संयोजन ने उन्हें श्रृंखला में एक सहानुभूतिपूर्ण चरित्र बनाने का मौका दिया। इसलिए फिल्म देखते समय दर्शकों के मन में किसके बारे में परस्पर विरोधी भावनाएं होंगी। 23 वाल्ड्रॉन ने ओलसेन और वांडाविजन के मुख्य लेखक जैक शेफर के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वांडा की कहानी श्रृंखला की एक संतोषजनक निरंतरता थी। 72 जबकि राइमी ने भी इसे पूरी तरह से न देखने के बावजूद श्रृंखला का अध्ययन किया, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षण जिन्होंने सीधे उनकी योजनाओं को प्रभावित किया फिल्म यह सुनिश्चित करने के लिए कि फिल्म में उनके चरित्र के लिए उचित लाइन और चरित्र विकास की गतिशीलता बनी रहे। 83 ओलसेन के लिए यह महत्वपूर्ण था कि फिल्म में वांडाविजन में जो किया गया था उसे दोहराया न जाए और इसके बजाय चरित्र का विकास किया जाए, और उन्होंने उन क्षणों से बचने के लिए स्क्रिप्ट में कई समायोजन का अनुरोध किया जो उन्हें श्रृंखला के समान लगे। फिल्म में वांडा द्वारा की गई कई हत्याओं को सही ठहराने के लिए ओलसेन ने उन लोगों के चरित्र के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके रास्ते में थे और श्रृंखला में अपने बच्चों को खोने के बाद उसकी बात नहीं सुन रहे थे। 23 श्रृंखला के विकास में देर से वांडाविजन में कम्बरबैच द्वारा नियोजित उपस्थिति को हटा दिए जाने के बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस स्क्रिप्ट को फिर से लिखने की आवश्यकता थी, जिसे फीगे ने बहुत समर्पित समन्वय और अराजकता का अद्भुत संयोजन के रूप में वर्णित किया। 94 इन बदलावों में यह भी शामिल है कि फिल्म में स्ट्रेंज और वांडा कैसे मिलते हैं। 7 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी अभी भी वांडाविजन द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन फिल्म को उन दर्शकों के लिए भी विकसित किया गया था जिन्होंने श्रृंखला नहीं देखी थी। 95 डार्कहोल्ड की उपस्थिति में निरंतरता के लिए फिल्म के प्रॉप्स विभाग ने उस प्रॉप को डिजाइन किया जिसका उपयोग वांडाविजन के लिए किया गया था और फिर इसे फिल्म के लिए पुनः उपयोग किया गया। 96 अपना पहला ड्राफ्ट लिखते समय वाल्ड्रॉन ने महसूस किया कि फिल्म को ज्ञात मार्वल पात्रों के वैकल्पिक ब्रह्मांड संस्करणों को पेश करके नशे में होने और मल्टीवर्स में पागलपन खोजने की जरूरत है। इससे कॉमिक्स की एक गुप्त संस्था इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई। वाल्ड्रॉन स्क्रिप्ट के थ्रिलर टोन के लिए प्रेरणा के रूप में फिल्म एलियंस 1986 देख रहे थे और उन्होंने आनंद लिया कि कैसे बदमाश अंतरिक्ष नौसैनिकों को नाममात्र के एलियंस द्वारा हत्या कर दी जाती है ताकि बाद वाले को उस फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए डरावने खलनायक के रूप में स्थापित किया जा सके, जिसे देखने के लिए प्रशंसक उत्साहित हों और फिर वांडा से उन सभी को मारवा दें। फिल्म के अंत के लिए स्ट्रेंज द्वारा एक मृत शरीर को अपने नियंत्रण में लेने का विचार वाल्ड्रॉन और पामर से आया था, जो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वह एक अलग ब्रह्मांड से वांडा का सामना कैसे कर पाएंगे, जबकि स्ट्रेंज के दूसरे संस्करण की लाश पहले ही शुरू में स्थापित हो चुकी थी। फिल्म का रेमी, फीगे और कम्बरबैच सभी इस विचार के लिए उत्साहित थे, इसके बावजूद कि रेमी शुरू में एक जोम्बी अनुक्रम से बचना चाहता था ताकि वह दोबारा न हो जो उसने जोम्बी फिल्मों के साथ किया था। 82 सोनी पिक्चर्स द्वारा स्पाइडरमैन नो वे होम को नवंबर 2021 की तारीख में पुनर्निर्धारित करने के बाद फिल्म की रिलीज को अप्रैल 2020 के अंत में इस बार 25 मार्च 2022 तक स्थानांतरित कर दिया गया। 97 तब तक वाल्ड्रॉन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की नो वे होम से पहले रिलीज होने की उम्मीद में स्क्रिप्ट लिख रहे थे। वह लेखन प्रक्रिया के दौरान नो वे होम के लेखक क्रिस मैकेना और एरिक सोमरस के संपर्क में थे और रिलीज की तारीख में बदलाव के बाद उन्होंने अपनी अपनी स्क्रिप्ट को समायोजित किया ताकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बजाय मल्टीवर्स पर ढक्कन उड़ा दिया जाए। यह नो के बाद शुरू हो जाएगा। वे होम विद स्ट्रेंज के पास पहले से ही विविध अनुभव है। इस परिवर्तन का बाकी स्क्रिप्ट पर नॉकडाउन प्रभाव पड़ा। 93 नो वे होम में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और अमेरिका चावेज से स्ट्रेंज की नई पोशाक को शामिल करने की प्रारंभिक योजना थी। 98 70 जबकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए स्पाइडरमैन के एक संक्षिप्त कैमियो की योजना बनाई गई थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर ग्राहम चर्चयार्ड ने कहा कि महामारी ने इन योजनाओं को हिला दिया है। 98
राइमी ने कहा कि जहां नो वे होम में अन्य ब्रह्मांडों के पात्रों को एमसीयू में प्रवेश करते देखा गया, वहीं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एमसीयू के पात्रों को मल्टीवर्स में प्रवेश करते हुए और विभिन्न ब्रह्मांडों की खोज करते हुए दिखाया गया है। 26 इजियोफोर ने जून में अपनी भागीदारी की पुष्टि की, 99 और जोचिटल गोमेज अक्टूबर में कलाकारों में शामिल हुए। 100 कम्बरबैच ने उस महीने खुलासा किया कि नवंबर की शुरुआत में लंदन में फिल्मांकन शुरू हो जाएगा। 101 102 इंग्लैंड में राष्ट्रीय लॉकडाउन से उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ, जो कि बढ़ते हुए कोविड के कारण 5 नवंबर से 2 दिसंबर के लिए निर्धारित किया गया था। 19 मामले 103 फिल्मांकन प्रमुख फोटोग्राफी नवंबर 2020 में लंदन में शुरू हुई। 104 105 कार्यकारी शीर्षक स्टेलर वोर्टेक्स के तहत। 106 कोविड-19 महामारी के कारण मई 2020 की शुरुआती तारीख से फिल्मांकन में देरी हुई। 72 ओलसेन ने 25 नवंबर तक अपने दृश्यों का फिल्मांकन शुरू कर दिया। 105 वांडाविजन के साथ बैक टू बैक शूटिंग की। 107 और श्रृंखला से वापस एमसीयू फिल्म में अभिनय करना अजीब लगा। 108 109 दिसंबर की शुरुआत में लॉन्ग क्रॉस सरे में लॉन्ग क्रॉस स्टूडियो में फिल्मांकन हो रहा था। 110 जहां प्रोडक्शन डिजाइनर चार्ली वुड्स द्वारा सैंक्टम सिंक्टोरम के लिए कई न्यूयॉर्क सिटी ब्लॉक और सेट बनाए गए थे। 111 मैकेडम्स ने जल्द ही पामर के रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए। 37 इससे कुछ ही समय पहले फीज ने आधिकारिक तौर पर 10 दिसंबर को एजियोफोर, वोंग और गोमेज के साथ अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि गोमेज अमेरिका चावेज का किरदार निभाएंगी। 112 113 नो वे होम पर अपना काम पूरा करने के बाद कम्बरबैच ने तब तक अपने दृश्यों का फिल्मांकन शुरू कर दिया था। 105 114 115 उन्होंने कहा कि फिल्म उनकी पिछली एमसीयू प्रस्तुतियों की तुलना में अधिक सहयोगात्मक थी, जिसके लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे वह बस यात्रा के लिए साथ थे। 116 ओलसेन 117 कम्बरबैच 75 और वोंग सहित कई कलाकार राइमी के साथ काम करने के लिए उत्साहित थे। 118 निर्देशक ने कहा कि फिल्म की कहानी बताने के लिए शूटिंग के दौरान कई आयामी दृश्यों का उपयोग किया गया था। 77 क्योंकि वह दर्शकों के लिए चिंता की भावना पैदा करने के लिए कैमरे और परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने जैसी अपनी पसंदीदा कैमरा तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम थे। 117 75 119 जॉन मैथिसन ने छायाकार के रूप में काम किया। 12 और पैनाविजन DXL 2 IMAX प्रमाणित कैमरों के साथ फिल्म की शूटिंग की। 120 रेमी ने सुधार को प्रोत्साहित किया। 75 118 यह समझाते हुए कि कलाकार अपने पात्रों के बारे में अपने ज्ञान के कारण अपनी बातचीत को अनुकूलित कर सकते हैं और उन दृश्यों के लिए फिल्मांकन शुरू होने से कुछ समय पहले स्क्रिप्ट अक्सर बदल जाती है। 121 जब फिल्मांकन शुरू हुआ तब भी फिल्म का अंत हवा में था और कम्बरबैच ने कहा कि टीम को उस पर निर्णय लेने में कुछ समय लगा जो सभी पात्रों की कहानियों को एक साथ जोड़ता है। 122 वाल्ड्रॉन ने बताया कि उन्हें लगा कि फिल्म में होने वाली सभी बुरी चीजों के बाद अंत बहुत सुखद था और वह यह दिखाना चाहते थे कि स्ट्रेंज को अपने कार्यों के लिए परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें खुद के एक अलग संस्करण की लाश को रखना भी शामिल है, जो पहली फिल्म में मोर्डो की चेतावनी से जुड़ा है, बिल दे है। इसके चलते उन्हें अंतिम दृश्य जोड़ना पड़ा जहां स्ट्रेंज अपने माथे में तीसरी आंख विकसित करता है और वाल्ड्रॉन को लगा कि यह उस तरह का मोड़ है जिस पर डरावनी फिल्में अक्सर खत्म होती हैं। 82 उस स्वर पर विस्तार से बताते हुए ओलसेन ने कहा कि वे एक हॉरर शो वाइब के लिए जा रहे थे। 123 इसकी तुलना राइमी की एविल डेड फिल्मों से लगातार डर जैसी डरावनी शैली के पहलुओं के साथ की गई। उन्होंने महसूस किया कि यह एक चमकदार इंडियाना जोन्स फिल्म से कहीं अधिक थी और उन फिल्मों की तुलना में अधिक गहरी होगी। 124 119 रैमी सबसे डरावनी मार्वल फिल्म बनाने की कोशिश कर रही थी। 108 109 और उतना ही तनाव पैदा कर रही थी दर्शकों के लिए यथासंभव। 77 यूनाइटेड किंगडम में COVID-19 मामलों की वृद्धि के कारण दिसंबर के अंत में महामारी प्रतिबंध बढ़ने से पहले ओलसेन ने 3 सप्ताह तक शूटिंग की। इंग्लैंड में 6 जनवरी 2021 से एक और लॉकडाउन की घोषणा की गई। 125 126 शुरुआत में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ 2021 और कुछ बिंदु पर कम्बरबैच को प्रोडक्शन के एक सदस्य के निकट संपर्क में रहने के बाद अस्थायी रूप से फिल्मांकन रोकना पड़ा, जिसका गलत सकारात्मक परीक्षण हुआ था। 75
मार्च के मध्य में कम्बरबैच ने कहा कि वे उत्पादन के बीच में थे। 114 और एजियोफोर ने तब तक लंदन में अपने दृश्यों का फिल्मांकन शुरू कर दिया था। 127 फिल्मांकन 25 मार्च के सप्ताह के लिए रिचमंड पार्क के ब्रूमफील्ड हिल कार पार्क में हुआ। 128 शूटिंग अप्रैल में कुछ हफ्तों के लिए फ्रीमेसन हॉल, लंदन में हुई। 129 15 अप्रैल को फीगे ने कहा कि वे फिल्मांकन के अंतिम सप्ताह में थे। 130 उस दिन से 17 अप्रैल तक समरसेट के बुरो हिल साइडर फार्म में शूटिंग चल रही थी। जेट क्लाइन और जूलियन हिलियार्ड, जिन्होंने क्रमशः वांडाविजन में वांडा के बेटों टॉमी और बिली को चित्रित किया था, कथित तौर पर फार्म में सेट पर थे। 131 और अप्रैल 2022 में फिल्म में होने की पुष्टि की गई थी। 132 पोस्ट प्रोडक्शन बॉब मुरावस्की और टिया नोलन ने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। 133 134 कुछ अतिरिक्त फोटोग्राफी सितंबर 2021 के मध्य तक पूरी हो चुकी थी। 135 ओलसेन और वोंग ने अपना काम पूरा कर लिया था। 135 118 फिल्म को अक्टूबर में एक बार फिर विलंबित कर दिया गया, इस बार 6 मई 2022 तक। 136 उस महीने के अंत में कम्बरबैच ने कहा कि वे अधिक अतिरिक्त फोटोग्राफी के बीच में थे। नवंबर और दिसंबर के लिए आगे की शूटिंग तय की गई थी। 137 लॉस एंजल्स में कम से कम 6 सप्ताह तक। हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि यह फोटोग्राफी महत्वपूर्ण थी और इसमें फिल्मांकन के लिए समर्पित 2 सप्ताह शामिल थे जो अभिनेता की उपलब्धता के मुद्दों और COVID संबंधित मंदी के कारण मुख्य फोटोग्राफी के दौरान पूरा नहीं किया जा सका। 138 कम्बरबैच ने पुष्टि की कि रीशूट का उपयोग पहले से शूट की गई सामग्री में समायोजन करने के लिए किया जा रहा था, साथ ही उन हिस्सों को फिल्माने के लिए भी किया जा रहा था जो लॉजिस्टिक्स, COVID आदि के कारण प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान करना असंभव था। 139 हॉलीवुड रिपोर्टर ने बाद में बताया कि नो वे होम और लोकी के पहले सीजन के समान अधिक कैमियो उपस्थिति और स्थापित पात्रों के वेरिएंट जोड़कर फिल्म को मल्टीवर्स के साथ और अधिक मजेदार बनाने की अनुमति दी जाएगी। 140 फिल्म का टीजर ट्रेलर दिसंबर के अंत में जारी किया गया था और इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की भूमिका को दोहराते हुए निकोडेमस वेस्ट के रूप में माइकल स्टोहलबर्ग की भागीदारी की पुष्टि की गई थी। 36 यह भी पता चला कि कम्बरबैच फिल्म में स्ट्रेंज के कई संस्करणों को चित्रित करेगा। 15 कथित तौर पर पुनर्शूट 13 दिसंबर के सप्ताह के दौरान पूरा हुआ। 140 लेकिन अतिरिक्त फिल्मांकन जनवरी 2022 की शुरुआत में जारी रहा। बाद वाला 8 जनवरी को पूरा हुआ। 141 महीने के अंत तक राइमी ने एक कट इकट्ठा कर लिया था, वह फिल्म जिसे परीक्षण दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, और कहा गया कि यदि परीक्षण स्क्रीनिंग में पाया गया कि स्पष्टीकरण या सुधार की आवश्यकता है तो और अधिक पुनः शूट होने की संभावना है। 142 कम्बरबैच 13 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम में आगे की शूटिंग पर काम कर रहा था। 143 पैट्रिक स्टीवर्ट, जिन्होंने एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला में चार्ल्स जेवियर प्रोफेसर एक्स की भूमिका निभाई थी, फरवरी 2022 में पूर्ण ट्रेलर की रिलीज के साथ फिल्म में एक अज्ञात भूमिका में दिखाई देने की बात सामने आई थी। 144 16 माना जाता है कि स्टीवर्ट जेवियर की भूमिका को दोहरा रहे हैं। 145 जो पहले अटकलों का विषय था। 16 उसी समय जारी फिल्म के एक पोस्टर में कैप्टन कार्टर के समावेश को भी छेड़ा गया, जो कि व्हाट इफ में पेश किया गया एक पात्र है। 146 स्टीवर्ट ने शुरू में इस बात से इनकार किया कि वह फिल्म में थे। 147 लेकिन जल्द ही उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह फिल्म में थे। 148 ट्रेलर से यह भी पता चला कि टोपो रेसनिविरो डॉक्टर स्ट्रेंज में हामिर की अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 44 43 प्रमुख डॉक्टर स्ट्रेंज खलनायक शुमागोरथ जैसा दिखने वाला एक प्राणी फिल्म में दिखाई देता है, लेकिन इसे गर्गेंटोस नाम दिया गया है, जो एक अलग कॉमिक बुक चरित्र से आता है, क्योंकि शुमागोरथ नाम के अधिकार हीरोइक के हैं। हस्ताक्षर 6 फिल्म के प्रतिपक्षी के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाने के लिए गर्गेंटोस की आंख को ओल्सेन की आंख की तरह बनाया गया था। 149 ब्रह्मांडीय इकाई लिविंग ट्रिब्यूनल भी एक संक्षिप्त उपस्थिति प्रस्तुत करती है। 150 स्टीवर्ट की भागीदारी के साथ साथ ट्रेलर के आधार पर धारणाओं पर चर्चा करते हुए कि इल्यूमिनाटी फिल्म में दिखाई देगी, पामर ने कहा कि लौटने वाले कलाकार जरूरी नहीं कि उन पात्रों को चित्रित करेंगे जो पहले देखे गए थे, और यदि मार्वल स्टूडियो को इल्यूमिनाटी पेश करना था वे समूह का अधिक संचालित संस्करण बनाएंगे। 151 मार्च में इल्यूमिनाटी की उपस्थिति की आधिकारिक पुष्टि की गई। 152
और इसमें अभिनेता पिछली परियोजनाओं से अपने पात्रों के नए संस्करणों को चित्रित करते हैं। स्टीवर्ट ने जेवियर का एक नया संस्करण निभाया है जो उनके पिछले प्रदर्शनों के तत्वों को जोड़ता है, जिसमें एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 के संवाद की एक पंक्ति भी शामिल है। एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज 1992 से 1997 के तत्व 153 इजियोफोर मोर्डो का एक नया संस्करण बजाता है। हेले एटवेल ने व्हाट इफ को आवाज देने के बाद कैप्टन कार्टर की भूमिका निभाई। संस्करण लशाना लिंच ने मारिया राम्ब्यू बटा कैप्टन मार्वल का एक अलग संस्करण निभाया है, जिसे उन्होंने कैप्टन मार्वल 2019 में चित्रित किया था, और एंसन माउंट ने मार्वल की एबीसी टेलीविजन श्रृंखला इनह्यूमन्स 2017 में अपनी भूमिका से ब्लैक बोल्टागन बटा ब्लैक बोल्ट के एक वैकल्पिक संस्करण को चित्रित किया है। इसके अलावा समूह में फैंटास्टिक फोर सदस्य रीड रिचर्ड्स के रूप में जॉन क्रासिंस्की भी हैं। क्रासिंस्की को इस भूमिका के लिए कुछ समय से प्रशंसकों द्वारा लोकप्रिय सुझाव दिया गया था, खासकर एमसीयू में एक नई फैंटास्टिक फोर फिल्म सेट की घोषणा के बाद से। 27 जब लिंच से वापसी के लिए संपर्क किया गया तो उसने मान लिया कि वह राम्ब्यू के पूर्वज की भूमिका निभाएगी, और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह कैप्टन मार्वल का वैकल्पिक संस्करण होगी। 154 इल्यूमिनाटी अनुक्रम को टुकड़ों में फिल्माया गया था, जिसमें कई कलाकार एक साथ सेट पर नहीं थे। क्रासिंस्की के फुटेज को डैनियल क्रेग द्वारा नियोजित कैमियो उपस्थिति को बदलने के लिए रीशूट के दौरान फिल्माया गया था, जिन्होंने भूमिका को फिल्माने का फैसला नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि फिल्मांकन का एक भी दिन COVID-19 को पकड़ने और इसे अपने परिवार में फैलाने के जोखिम के लायक नहीं था। 156 कथित तौर पर क्रेग को इस दृश्य में चरित्र बाल्डर द ब्रेव को चित्रित करने के लिए निर्धारित किया गया था। 155 ओलसेन वास्तव में उस दृश्य की शूटिंग के दौरान क्रासिंस्की से कभी नहीं मिले थे जिसमें स्कारलेट विच रिचर्ड्स को मार देती है। इसके बजाय ओलसेन ने स्टैंड इन के साथ दृश्य फिल्माया। 157 COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण स्टीवर्ट और अन्य प्रमुख अभिनेताओं ने अपने दृश्यों को अन्य अभिनेताओं की उपस्थिति के बिना अलगाव में फिल्माया, जो उन्हें निराशाजनक लगा। 158 वाल्ड्रॉन ने कहा कि इल्यूमिनाटी की अंतिम लाइनअप उनके पहले ड्राफ्ट के समान थी। 82 लेकिन फीज की ओर से कुछ अन्य सुझाव भी आए थे। वाल्ड्रॉन ने नमोर सहित विचार किया कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी का सदस्य, लेकिन एमसीयू में मार्वल के पास उसके लिए अन्य योजनाएं थीं। 153 वाल्ड्रॉन के पहले ड्राफ्ट में इल्यूमिनाटी के सदस्य के रूप में इवांगेलिन लिली के होप वैन डायन बटा द वास्प का अर्थ 838 समकक्ष भी शामिल था, जिसे वांडा ने मारने के लिए ताली बजाकर मार डाला होता। 159 इल्यूमिनाटी नरसंहार दृश्य के लिए कलाकार सोरेन बेंट के स्टोरीबोर्ड से पता चलता है कि बाल्डर द ब्रेव के अलावा ओबद्याह स्टेन बटा आयरन मोंगर का एक अर्थ 838 समकक्ष था, जिसे पहले आयरन मैन 2008 में जेफ ब्रिजेस द्वारा चित्रित किया गया था। समूह के लाइनअप के लिए भी विचार किया गया। 160 ऐसी अफवाहें भी थीं कि 1990 के दशक में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस भूमिका के लिए चुने जाने से पहले इस भूमिका के लिए विवाद में रहने के बाद टॉम क्रूज फिल्म में टोनी स्टार्क आयरन मैन के एक वैकल्पिक संस्करण को चित्रित करेंगे, जिन्हें सुपीरियर आयरन मैन के रूप में जाना जाता है। 2006 में शीर्षक चरित्र वाल्ड्रॉन ने इस विचार में रुचि व्यक्त की, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023 और इसके सीक्वल 2025 के फिल्मांकन शेड्यूल के कारण क्रूज से कभी संपर्क नहीं किया गया। 82 संभावित कैमियो के बारे में अन्य अफवाहों में फॉक्स के डेडपूल 2016 और डेडपूल 2 2018 से वेड विल्सन बटा डेडपूल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए रयान रेनॉल्ड्स की उपस्थिति शामिल थी। 161 वाल्ड्रॉन ने पुष्टि की कि डेडपूल की भूमिका निभाने के लिए रेनॉल्ड्स को लाने के बारे में चर्चा हुई थी, इससे पहले कि उन्होंने फैसला किया कि फिल्म उन्हें प्रदर्शित करने के लिए सही जगह नहीं थी। 162 फिल्म में पेश किया गया एक अन्य चरित्र क्लिया है, जिसमें चार्लीज थेरॉन ने भूमिका निभाई है। वाल्ड्रॉन ने कहा कि वे उसे फिल्म में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें पहले क्रिस्टीन पामर के साथ स्ट्रेंज के रिश्ते को सुलझाने की जरूरत है, इसलिए भविष्य की कहानी में संभावित नए प्रेमी के रूप में उसे स्थापित करने के लिए चरित्र का परिचय मध्यक्रेडिट दृश्य के लिए सहेजा गया था। 41 बाहरी वीडियो आइकन मार्वल स्टूडियोज के डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड क्रेडिट्स मेन ऑन एंड टाइटल सीक्वेंस प्रस्तुत करता है। फिल्म का मुख्य एंड शीर्षक अनुक्रम परसेप्शन के चैनल से यूट्यूब वीडियो इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक
डिजिटल डोमेन, फ्रेम स्टोर, लूमा पिक्चर्स, कैपिटल टी, सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स, वेटएफएक्स, ट्रिक्स्टर, क्राफ्टी एप्स और परसेप्शन ने फिल्म के दृश्य प्रभावों पर काम किया। 163, 164, जिसमें अनुमानित 2000 वीएफएक्स शॉट्स बनाए गए। 165, फ्रेमस्टोर ने स्ट्रेंज और चावेज के साथ मल्टीवर्स जंपिंग सीक्वेंस पर काम किया, जबकि लूमा पिक्चर्स ने गरगेंटोस फाइट सीन पर काम किया। 163, परसेप्शन ने फिल्म के मुख्यनैन शीर्षक अनुक्रम को भी डिजाइन किया, जिसमें रंगीन रोरशच परीक्षण दृश्यों का उपयोग किया गया क्योंकि रायमी चाहते थे कि अनुक्रम फिल्म को पूरक और विपरीत दोनों करे। 166, ग्राहम चर्चयार्ड ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया और ब्लैक बोल्ट और रिचर्ड्स के लिए डिजाइन किए गए परिधानों को छोड़कर फिल्म के लिए अधिकांश पोशाकें बनाईं, जिनमें से दोनों को COVID-19 के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण समय पर पूरा नहीं किया जा सका। महामारी और इसके बजाय दृश्य प्रभावों के उपयोग के माध्यम से किया गया था। 167, अगस्त 2022 के अंत में वाल्ड्रॉन ने खुलासा किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट के पहले ड्राफ्ट में एक पोस्ट क्रेडिट दृश्य शामिल था जिसमें जीवित प्रतीत होने वाले रिचर्ड्स शामिल थे, लेकिन इस विचार को रद्द कर दिया गया था। 168, गोमेज ने कहा कि मार्वल ने वाल्ड्रॉन से स्क्रिप्ट के कई पुनर्लेखन के लिए कहा। 169, डॉक्टर स्ट्रेंज के संगीतकार माइकल गियाचिनो अक्टूबर 2019 तक सीक्वल के लिए लौटने वाले थे, जब डेरिक्सन को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 170, रायमी के कार्यभार संभालने के बाद डैनी एल्फमैन को संगीतकार के रूप में नियुक्त किया गया। एल्फमैन ने पहले रायमी के साथ डार्कमैन 1990, ए सिंपल प्लान 1998, स्पाइडरमैन 2002, स्पाइडरमैन 2 2004 और ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 2013 पर काम किया था। 171, फरवरी 2021 तक एल्फमैन ने फिल्मांकन के दौरान उपयोग किए जाने वाले संगीत पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन कई महीनों तक वास्तविक स्कोर पर काम शुरू नहीं किया। 171, जनवरी 2022 में एल्फमैन ने कहा कि वह स्कोर पर काम पूरा कर रहे थे। 172, जिसमें लंदन में एबी रोड स्टूडियो में एक ऑर्केस्ट्रा का संचालन भी शामिल था। 172, 83, एल्फमैन के लगातार सहयोगी स्टीव बार्टेक ने जूम पर दूर से स्कोर पर काम किया। 172, एल्फमैन ने गियाचिनो की डॉक्टर स्ट्रेंज थीम का उसी तरह संदर्भ दिया जैसे उन्होंने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 पर काम करते समय द एवेंजर्स 2012 से एलन सिल्वेस्ट्री की थीम का उपयोग किया था। 173, स्कोर में क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज का गाना वांडाविजन भी शामिल है, जो वांडाविजन एपिसोड डोंट टच दैट डायल से है, जब वांडा को पहली बार पेश किया गया था। एटवेल की कैप्टन कार्टर उपस्थिति के लिए कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 से सिल्वेस्ट्री की कैप्टन अमेरिका मार्च थीम 174 और न्यूटन ब्रदर्स द्वारा एक समेन 97 का मुख्य विषय, जो जेवियर के परिचय के लिए रॉन वासरमैन द्वारा रचित एक समेन द एनिमेटेड सीरीज के मुख्य विषय का एक अद्यतन संस्करण है। कानूनी कारणों से बाद वाले विषय का श्रेय एनिमेटेड सीरीज के संगीत अधिकारियों है सबन और शुकी लेवी को दिया जाता है। 174, 175, एल्फमैन के स्कोर को दर्शाने वाला एक साउंडट्रैक एल्बम 4 मई को हॉलीवुड रिकॉर्ड्स और मार्वल म्यूजिक द्वारा डिजिटल रूप से जारी किया गया था। 176, जिसमें 3 स्पॉइलर ट्रैक थे जिन्हें 20 मई को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रारंभिक रिलीज से बाहर रखा गया था। 177, मार्केटिंग, फिल्म का एक टीजर ट्रेलर स्पाइडरमैन नो वे होम के अंतिम क्रेडिट के बाद चलाया गया। 15-22 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन रिलीज होने से पहले। 178, टीवी लाइन के मैट वेब मितोविच ने इसे उत्साही रोमांचकारी ट्रेलर कहा और उस अंत पर ध्यान दिया जिससे स्ट्रेंज का एक वैकल्पिक संस्करण सामने आया। उनका मानना था कि यह डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम था, जो व्हाट इफ में प्रस्तुत चरित्र का एक वैकल्पिक संस्करण था। 179, इनवर्स के एलेक्स वेल्च को लगा कि यह एक उपयुक्त साइकेडेलिक टीजर है जो रहस्योद्घाटन और मजेदार क्षणों से भरा है, जिसे मार्वल प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर देना चाहिए, और सुझाव दिया कि फिल्म नोवे से कई बहुआयामी धागे लटके हुए हैं को एक साथ बांध देगी। होम, वांडाविजन और लोकी और व्हाट इफ का पहला सीजन। 180, डिसाइडर के लिए लिखते हुए एलेक्स जालबेन का मानना था कि फिल्म व्हाट इफ का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जो
तुरंत एनिमेटेड श्रृंखला को मार्वल प्रशंसकों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना देता है, जिसे मूल रूप से महसूस किया जा सकता है। 181 सिफी वायर के जेम्स ग्रेबी ने कहा कि पूरे ट्रेलर में एक बहुत ही अशुभ आभा थी। 182 द रिंगर के डैनियल चिन को लगा कि ट्रेलर में डरावनी कल्पना है और आगे भी डरावने तत्वों को बुनकर यह खुद को अन्य मार्वल परियोजनाओं से अलग करने की उम्मीद करता है। साथ ही यह भी ध्यान दिया कि फिल्म को कैसे पेश नहीं करना पड़ेगा मल्टीवर्स, और इसके बजाय इसे और भी अधिक एक्सप्लोर कर सकता है, और यह भी कि कैसे यह डिज्नी प्लस सीरीज की मौजूदा कहानी को इसके बड़े स्क्रीन गुणों के साथ मिश्रित करने का पहला वास्तविक प्रयास होगा, जबकि उन्होंने सोचा था कि यह पहला प्रमुख क्रॉसओवर होगा। चरण 4 में घटना 183 इसके अलावा दिसंबर में फिल्म पर आधारित मार्वल लीजेंड्स के आंकड़ों के प्रकटीकरण के साथ माल उपलब्ध कराया जाना शुरू हुआ। 184 महसूस कराया जाता है और उन्हें उनकी कामुकता के लिए दंडित नहीं किया जाता है। यह वास्तव में उन सभी चीजों के साथ असंगत लगता है जो हमने एक प्रजाति के रूप में अनुभव किया है। एक संस्कृति के रूप में हम विश्व स्तर पर कहाँ हैं, इसकी तो बात ही छोड़ दें। लेकिन स्पष्ट रूप से यह और भी बड़ा कारण है कि LGBTQ+ समुदाय के सदस्य को शामिल करना प्रतीकात्मकता नहीं है। 213 डेडलाइन हॉलीवुड ने अप्रैल के अंत में बताया कि फिल्म के ट्रेलर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP का विरोध करने वाले अखबार द एपोच टाइम्स के लिए एक अखबार बॉक्स देखे जाने के बाद फिल्म के चीन में रिलीज होने की संभावना नहीं थी। उस समय तक इसे चीनी अधिकारियों के पास समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिया गया था। 214 मई के मध्य में डिज्नी के CEO बॉब चैपेक ने कहा कि स्थिति जटिल है, लेकिन ध्यान दिया कि फिल्म चीन में रिलीज हुए बिना ही व्यावसायिक रूप से सफल रही है। 215 होम मीडिया फिल्म की स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस पर 22 जून 2022 को शुरू हुई। 216 फिल्म के नाटकीय संस्करण या IMAX उन्नत संस्करण को देखने के विकल्प के साथ। 217 इसे 26 जुलाई को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा अल्ट्रा HD ब्लूरे और DVD पर रिलीज किया गया था। होम मीडिया में ऑडियो कमेंट्री, हटाए गए दृश्य, एक गैग रील और विभिन्न पर्दे के पीछे के दृश्य शामिल हैं। विशेषण 218 सांबा टीवी के अनुसार डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डिज्नी प्लस पर उपलब्ध होने के पहले 5 दिनों के भीतर 2.1 मिलियन अमेरिकी परिवारों ने देखा। यह शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स 2021 और इटरनल्स 2021 की दर्शकों की संख्या के बराबर थी। 219 स्ट्रीमिंग एग्रीगेटर जस्टवॉच के अनुसार डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में छठी सबसे अधिक स्ट्रीम की गई फिल्म थी। 220 स्वागत बॉक्स ऑफिस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $411.3 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $544.4 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 955.8 मिलियन की कमाई हुई। 3-4 यह 2022 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 221 फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि फिल्म ने $183 मिलियन का मुनाफा कमाया। 2 फिल्म ने फैंडांगो के माध्यम से टिकट प्रीसेल में $42 मिलियन की कमाई की और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के बाद से प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक टिकट बेचे, जबकि 24 घंटों के भीतर द बैटमैन 2022 के टिकट प्रीसेल को भी पीछे छोड़ दिया। 222 196 इसकी दुनिया भर में $452.4 मिलियन की ओपनिंग वीकेंड अब तक की 9वीं सबसे बड़ी ओपनिंग थी और IMAX $33 मिलियन के लिए अब तक की सबसे अधिक मई की शुरुआत थी। 223 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $187.4 मिलियन की कमाई की, जो स्पाइडरमैन 3 2007 की शुरुआती सप्ताहांत की $151 मिलियन की कमाई को पार कर सैम राइमी के करियर की सबसे बड़ी कमाई बन गई। इसने अपने शुरुआती दिन में $90.7 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार के पूर्वावलोकन से $36 मिलियन शामिल थे। पूर्वावलोकन स्पाइडरमैन नो वे होम और समग्र 8वें सबसे बड़े पूर्वावलोकन प्रदर्शन के बाद महामारी के दौरान दूसरा सबसे अच्छा पूर्वावलोकन था, जबकि शुरुआती दिन की कमाई उद्योग के इतिहास में 7वीं सबसे अधिक थी। फिल्म की पहले दिन की $90.7 मिलियन की कमाई मई में अब तक की एक दिन की सबसे बड़ी कमाई है। 224 अपने दूसरे सप्ताहांत में
फिल्म ने $61 मिलियन की कमाई की, जो एमसीयू के दूसरे सप्ताहांत के बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी गिरावट में से एक बन गई। डेडलाइन हॉलीवुड ने 67% की गिरावट के लिए फिल्म और उसके सिनेमास्कोर ग्रेड पर खराब शब्द को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इंटेलिजेंस ने फिल्म के लिए उपलब्ध सीटों में 17% से अधिक की कटौती देखी, जिसके परिणामस्वरूप शो टाइम कम हो गया, जिससे गिरावट भी हुई। 225 अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $31.6 मिलियन की कमाई की। 226 फिल्म ने अपने चौथे सप्ताहांत में $17 मिलियन की कुल कमाई के साथ $376.1 मिलियन की कमाई की और द बैटमैन के $369.3 मिलियन को पीछे छोड़ते हुए 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बाद में टॉप गन मैवरिक ने इसे पीछे छोड़ दिया। 227 यह इस क्षेत्र में 2022 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 229 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाहर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 49 बाजारों से $265 मिलियन की कमाई की और कई बाजारों में नंबर 1 पर रही। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 20 बाजारों से $27.2 मिलियन की कमाई की, जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के पहले दिन के समग्र परिणामों को 153% और द बैटमैन को 210% से पीछे छोड़ गई, लेकिन नो वे होम से 4% पीछे रह गई। इस फिल्म ने फिलीपींस और थाईलैंड में COVID-19 महामारी के दौरान रिलीज हुई फिल्म के पहले दिन की सबसे ज्यादा कमाई की, दोनों बाजारों में $1.2 मिलियन के साथ, और फ्रांस में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन $3 मिलियन, इटली $2.2 मिलियन में रहा और जर्मनी $1.8 मिलियन। मलेशिया में फिल्म ने पहले दिन $1.6 मिलियन की कमाई की और यह देश के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। फिल्म ने लैटिन अमेरिका में अपने पूर्वावलोकन से $10.3 मिलियन की कमाई की, जिसमें मेक्सिको $3.5 मिलियन और ब्राजील $2.7 मिलियन शामिल हैं। 230 12 जून 2022 तक फिल्म के सबसे बड़े बाजार यूनाइटेड किंगडम $51.4 मिलियन, दक्षिण कोरिया $49.2 मिलियन, मैक्सिको $40.6 मिलियन, ब्राजील $33.1 मिलियन और फ्रांस $27.7 मिलियन हैं। 231 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। यह अनुभाग बहुत लंबा है। इसे नए पृष्ठों में विभाजित करने, उपशीर्षक जोड़ने या इसे संक्षिप्त करने पर विचार करें। जून 2023 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 460 समीक्षाओं के आधार पर 6.5/10 के औसत स्कोर के साथ 73% की अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस विशाल एमसीयू के भार के तहत काम करता है, लेकिन सैम राइमी का विशिष्ट निर्देशन एक मनोरंजक जादू पैदा करता है। 232 मेटाक्रिटिक पर 65 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 60 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 233 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक ने बताया कि 82% दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया, 69% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 224 डेन ऑफ गीक के डॉन के ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए, यह महसूस करते हुए कि यह कॉमिक बुक की अजीबता को अपनाकर कई स्थापित प्रशंसकों को खुश करेगी और सबसे विलक्षण रूप से पहचाने जाने योग्य दृष्टिकोण होने के लिए राइमी के निर्देशन की सराहना की। एमसीयू निदेशक उन्होंने ओल्सेन के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की, विशेष रूप से उनके दुहक के भावों की और कैसे फिल्म में मैकएडम्स की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन्हें लगा कि गोमेज की भूमिका एक स्पोजर मशीन की भूमिका तक कम हो गई है। 234 वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन को लगा कि फिल्म में अत्यधिक सीजीआई है और यह वास्तविकता क्या है, एक मार्वल ब्रेन-टीजर और कभी-कभी थोड़ी कठिन परीक्षा थी। काय की तरह उन्होंने कई दृश्यों में राइमी के निर्देशन का आनंद लिया, जिससे उन्हें लगा कि उन्होंने पहली 2 स्पाइडरमैन फिल्मों में जो साथी भावना और बदलती कल्पनाशीलता दिखाई थी। 235 एंटरटेनमेंट वीकली में लिया ग्रीनब्लाट ने राइमी के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म कई असमान और अक्सर गहराई से भ्रमित करने वाली चीजों, कॉमेडी, कैंप हॉरर, मातृ नाटक, निरंतर आग का गोला जैसी लगती है, लेकिन पिछली एमसीयू फिल्मों से अलग है। ग्रीनब्लाट ने इस अनुभव को अत्यधिक ताजा कहा,
एमसीयू में 28 फिल्में आने के बाद। 236 डेडलाइन हॉलीवुड के पीटर एमंड ने भी राइमी के निर्देशन और कहानी कहने की प्रशंसा की, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह स्थापित एमसीयू पात्रों के साथ एक तरह की अंधेरे, भयानक कहानी का सफलतापूर्वक मनोरंजक मिश्रण था और उन्हें लगा कि यह उनकी पिछली डरावनी फिल्मों के समान है, जैसे कि द एविल डेड 1981। 237 आईजीएन में अमेलिया एम्बरविंग ने इसे 10 में से 7 रेटिंग दी और कहा कि यह सैम राइमी की पूरी फिल्म थी, जबकि BBC.com के निकोलस बार्बर ने इसे किसी भी स्वतंत्र पंथ फिल्म की तरह ही उल्लासपूर्ण रूप से विचित्र कहा। 238 239 हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉन डेफोर ने कहा कि कमरताज युद्ध के दृश्य से राइमी के प्रशंसक निराश हो सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि निम्नलिखित दृश्यों में उनके निर्देशन ने उनकी विशिष्ट शैली को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया है। हालांकि वह कुछ मायनों में फिल्म से असंतुष्ट थे, उन्होंने अंतिम अभिनय की प्रशंसा की क्योंकि उन्हें लगा कि यह रैमी की ताकत के लिए अधिक है। यह ढीला, अधिक गतिशील और कभी-कभी बड़े दाव के बावजूद नासमझ है। 240 लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और राइमी के निर्देशन की भी प्रशंसा की। उन्होंने फिल्म को वैकल्पिक रूप से मूर्खतापूर्ण और भयानक कहानी कहा, जो दुहक की ज्वार की लहर को उजागर करने के लिए समय समय पर रुकती है। चांग ने प्रदर्शनों की प्रशंसा की, विशेष रूप से कम्बरबैच और ओलसेन के दृश्यों और मल्टीवर्स के लिए फिल्म के दृष्टिकोण का आनंद लेते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह इसे हास्य प्रभावों के लिए उपयोग करने के बजाय भाग्य, पूर्वनियति और मानव शालीनता के बारे में कुछ चंचल प्रश्न उठाने की अनुमति देता है। 241 एम्पायर के डैन जोलिन ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग दी, राइमी के निर्देशन की प्रशंसा की और एक्शन दृश्यों को रचनात्मक बताया। इसे मार्वल की अब तक की सबसे विक्षिप्त और ऊर्जावान फिल्म निर्देशक सैम के लिए एक विजयी वापसी के रूप में घोषित किया। रैमी क्योंकि यह सार्वभौमिक हिस्सेदारी बढ़ाने का एक मेगाबजट अभ्यास है। 242 द अटलांटिक के डेविड सिम्स ने फिल्म को आश्चर्यजनक रूप से अच्छा कहा और राइमी के निर्देशन की भी प्रशंसा की। उन्होंने टिप्पणी की कि वह एमसीयू में सभी बहुविध साजिशों के बीच एक वास्तविक शैली के लेखक के लिए जगह देखकर खुश थे, लेकिन गति की आलोचना की और ढालना। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और फिल्म को अधिक आलोचनात्मक लेकिन सकारात्मक समीक्षा दी और निष्कर्ष निकाला कि अनंत वास्तविकताएं किसी एक वास्तविकता के नाटकीय प्रभाव को कम कर देती हैं, लेकिन उन्हें लगा कि फिल्म ने इसे अच्छी तरह से संभाला है। हल्कापन और मजा। 244 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने महसूस किया कि नो वे होम की घटनाओं के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का चरित्र कमजोर हो गया था। उन्होंने शुरुआत की आलोचना करते हुए कहा कि यह उन लोगों की एक धीमी कहानी के रूप में शुरू होती है जो चिल्लाते हुए सीजीआई के बड़े टुकड़ों पर सीजीआई फेंकते हैं। जो भी नई चीज समस्त अस्तित्व के लिए खतरा है, उसके बारे में राइमी के निर्देशन पर उनकी राय मिश्रित थी। उन्होंने टिप्पणी की कि यह मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को एक महान फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह इसे एक वास्तविक सैम राइमी फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त था। 245 रोजरेबर्ट.com के ब्रायन टेलेरिको ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार रेटिंग दी, यह महसूस करते हुए कि फिल्म को अन्य फिल्मों, कॉमिक पुस्तकों और टीवी शो के टुकड़ों से एक साथ जोड़ा गया है और मार्वल बजट की बिजली के साथ जीवन दिया गया है और लेबल किया गया यह एक फ्रैंकस्टीन फिल्म है। उन्होंने चरित्र चित्रण की आलोचना की और महसूस किया कि कहानी विविधता विकसित करने के बजाय उथले चरित्र लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करती रही। उदाहरण के तौर पर वांडा का दुहक, क्रिस्टीन के लिए स्ट्रेंज का अनकहा प्यार या अपनी शक्तियों के बारे में अमेरिका की अनिश्चितता को गिनाया। हालांकि उन्होंने सीजीआई के उपयोग की आलोचना की, उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म में राइमी की दृश्य प्रतिभा शामिल है। 246 इसके अतिरिक्त द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने एक नकारात्मक समीक्षा दी, जिसमें फिल्म के मल्टीवर्स के उपयोग की तुलना एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 से की गई और लिखा, डेनियल की साहसपूर्वक आविष्कारशील इंडी फिल्म बुद्धि और तंत्रिका और चरित्र के साथ विस्फोट करती है, अधिकांश जिनमें से इस नवीनतम एमसीयू साहसिक कार्य से प्रमुख रूप से गायब है, जिससे उन्हें लेखन की आलोचना करनी पड़ी, जिसे उन्होंने कथानक और घटना और जादुई डूडैड से इतना भरा हुआ माना कि इससे चरित्र विकास कम हो गया, लेकिन एल्फमैन के स्कोर और दृश्यों का आनंद लिया।
दोस्तों बात की जाए तो पिछले पार्ट ने जो कलेक्शन दिया था तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो बजट इसका 294 मिलियन डॉलर्स का था। उसने नेट जो वो बजट में एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया तो बजट के मुकाबले वो लगभग बिलियन में पहुंच ही चुका था। तकरीबन 955.8 मिलियन का इसने एक तरह से कलेक्शन किया था। बाकी OTT राइट, म्यूज़िक राइट सब कुछ बिकी होगी, उसके बाद जो प्रॉफिट आया होगा वो बिलियन में पहुंच चुका होगा। और इसी के बाद हमें कंफर्म देखने को मिलने वाला है इसका अगला पार्ट। तो सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।